Welcome to this lecture, students. Today we are going to study a very important topic. That is, we have let me go to this course. See, हम बहुत important topic अब यहाँ पे कवर करने वाले हैं और वो है इंडक्शन टाइप्स जो रिले। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले और इंडक्शन टाइप रिले हमने कर लिया था। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक जो टॉपिक आता है वो होता है डायरेक्शनल। ये देखो, आप देख सकते हो ये डायरेक्शनल डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल रिले। ठीक है, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले हम पहले कवर करेंगे। डायरेक्शनल रिले एंड नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले। तो इंडक्शन टाइप रिले जो होते हैं, ये देखिए, इंडक्शन टाइप रिले जो होता है दैट इज, उसका मेन फंडा क्या होता है वो आपको बताता हूँ। जो हमने निकाला था इंडक्शन टाइप रिले की इक्वेशन जो होती है, जो फोर्स जो पैदा होता है वो होता है क्या, टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल टू के, कांस्टेंट ले लेते हैं के फाई वन। एक फ्लक्स होता है फाई वन, एक फ्लक्स होता है फाई टू साइन थीटा। ये हमने पढ़ा पिछले लेक्चरों में भी, मैंने ये आपको बताया था, ये आप लोगों ने देख लिया। टॉर्क इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप रिलेज में यही होगी। अट्रैक्शन टाइप रिलेज अलग होते हैं, अगर आपको देखना है तो मैंने अपने पुराने वीडियोस में वो भी कवर किया है कि कैसे अट्रैक्शन टाइप रिले काम करेगा। और अब ये देखिए, ये था इंडक्शन टाइप रिले जिसमें मैंने आपको अलग अलग टाइप्स बताए थे, शेडेड पोल, वॉट आवर मीटर, इंडक्शन का। और इनका एक ही पर्पस था कि जो फ्लक्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना, ताकि हम फ्लक्स फाई वन और फाई टू प्रोड्यूस करके एक फोर्स पैदा कर सकें। अब जरा इस डायग्राम को देखिए, हम मैंने बार बार बना रहा हूँ, ये एक डायग्राम देखिए। हम अल्टीमेटली बेटा अभी फिलहाल यूनिट नंबर 2 का जो वर्कआउट कर रहे हैं वो इस पॉइंट को क्लोज करने के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। ये दोनों कॉन्टैक्ट को क्लोज करना है और इसको क्लोज करने के लिए ये कॉइल जो है ये यहाँ टच हो जाए, नीचे आ जाए, और ये सर्किट, ये वाला सर्किट कंप्लीट हो जाए, ये वाला सर्किट कंप्लीट हो जाए और करंट पास हो जाए, ताकि सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो। ये बाद का काम है। अब यहाँ का जो ऑपरेशन है वो मैं बार बार बता चुका हूँ, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम फोकस कर रहे हैं इस पॉइंट पर, आप समझ गए होंगे। और ये नीचे तब आएगा जब ये जो रिले कॉइल है इसमें जो करंट है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो रिले कॉइल है, ये वाली जो रिले कॉइल है, इसका इनपुट कौन है? इसका इनपुट है करंट ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी। जैसे मान लो ये करंट ट्रांसफार्मर है 400 बाई 5 एम्पियर। तो 400 एम्पियर अगर जा रहा है तो ठीक है, 5 एम्पियर करंट यहाँ जा रहा है। रिले सेटिंग इस तरीके से की गई है कि 5 एम्पियर यानी नॉर्मल 400, अगर हम 400 बाई 5 का क्या मतलब हुआ कि ट्रांसमिशन लाइन में 400 एम्पियर आराम से जा सकता है। लेकिन अगर मान लो ये करंट 400 की जगह अचानक से 1000 हो गया, तो क्या होगा? 5 की जगह पे ये 400 से 1000 होना मतलब 2.5 एम्पियर बढ़ गया। तो ये 5 भी 2.5 बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 25 12.5 हो जाएगा। तो अचानक जब ये 12.5 हो जाएगा तो ये रिले कॉइल ऑपरेट होगी और ये प्लंजर कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट जो है ये ऊपर है अभी, ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो रिले कॉइल में मूविंग कॉन्टैक्ट ओपन रहता है, हम उसे क्लोज करते हैं। सर्किट ब्रेकर में याद रखिएगा क्लोज रहता है, हम उसे ओपन करते हैं, है ना? तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझना होगा। अब हम क्या करते हैं, ओके। तो दो फ्लक्स की बात हो चुकी है और हमने ये भी समझ लिया कि हम अब यहाँ पर हैं, इस पॉइंट पर। ठीक है, अब हम देखो स्टूडेंट, अब दो टाइप के रिले होते हैं। एक होता है मेरा डायरेक्शनल रिले और एक होता है नॉन डायरेक्शनल रिले। तो ये क्या है? ये डायग्राम, सारे के सारे डायग्राम आपके सामने है। ये वाला जो आपके सामने है ये है डायरेक्शनल रिले, और यहाँ पर ये जो नीचे बना हुआ है ये है डायरेक्शनल रिले और ये है नॉन डायरेक्शनल रिले। अब पहले डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल की बात को थोड़ा सा समझते हैं। देखो, सपोज करो बेटा, ये एक वेक्टर डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक वोल्टेज वेवफॉर्म है और यहाँ पे करंट कोई लैग कर रहा है, करंट आई। ठीक है, अब अचानक से ये कंडीशन, ये लैग कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ फाइव। ठीक है,
अब अचानक से जब हम बोलते हैं कि मान लो पावर एक ट्रांसमिशन लाइन में, ये एक ट्रांसमिशन लाइन है सपोज, इसमें करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है एट ए पर्टिकुलर वोल्टेज और करंट लैग कर रहा है, ठीक है ना। अब अचानक से मान लो पावर हम कहते हैं रिवर्स हो गया, फ्रॉम लोड टू सोर्स आने लगा, पावर रिवर्स हो गया। तो रिवर्स पावर का मतलब वोल्टेज रिवर्स होना नहीं होता, रिवर्स पावर का मतलब होता है करंट का रिवर्स हो जाना। तो अभी अगर आप देख रहे हो करंट जो इस तरह से लगेंगे है वो रिवर्स हो जाता है, ऐसे हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं आई डैश। अगर ये करंट रिवर्स होगा तो जो एंगल वोल्टेज और करंट के बीच में पहले फाइव था लैगिंग में, वो लीडिंग करंट हो जाता है +5, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो ये एक अलग टाइप का एंगल क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पर अब हम इसी बात को हम समझाते हैं, इसी बात से हम समझते हैं कि व्हेन देयर इज द रिवर्सल ऑफ पावर, देन ड्यू टू रिवर्सल ऑफ पावर देयर इज अ रिवर्सल ऑफ करंट, और करंट के रिवर्सल का मतलब है देयर इज अ द फ्लक्स, द फेज एंगल इज नाउ फ्रॉम लैगिंग टू लीडिंग। ये आपको यहाँ समझ में आ गई। अब देखते हैं आगे क्या हम इसमें नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल मैंने एक साथ क्यों समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। पहले तो यहाँ देखो, जो डायरेक्शनल एलिमेंट डायरेक्शनल होता है, अभी मैं बुक से भी दिखाऊंगा आपको, दैट इज नथिंग बट अ नॉन डायरेक्शनल भी रहता है इसमें। यहाँ देखिए आप, ये जो हिस्सा है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना आधा, ये वाला, ये एक तरीके से नॉन नॉन डायरेक्शनल ही है ये वाला। ये जो पूरा पार्ट आप यहाँ देख रहे हैं नॉन डायरेक्शनल, ये नॉन डायरेक्शनल एलिमेंट है। और साथ में इसमें एक और यहाँ पर एक डायरेक्शनल एलिमेंट अलग से जुड़ा हुआ है, और इस डायरेक्शनल एलिमेंट को सेपरेटली बोलते हैं पावर रिले। ये जो मैंने ऊपर बना रखा है, मतलब ये जो डायग्राम मैंने आपको बना रखा है, इसको हम डायरेक्शनल एलिमेंट बोलते हैं। इंडक्शन टाइप पावर रिले के लिए इसको बोल सकते हैं। और ये इंडक्शन टाइप पावर रिले प्लस इंडक्शन टाइप नॉन डायरेक्शनल रिले जब मिल जाएंगे तो ये बनता है इंडक्शन टाइप डायरेक्शनल रिले, जो यहाँ मैंने बना रखा है। ये डायग्राम छोटा है, अभी मैं इसके बड़े डायग्राम में आने वाला हूँ। ओके, आप और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर आपको ये डायग्राम समझने में कहीं पर भी यूट्यूब पर देखोगे ना तो बड़ा कंफ्यूजन होगा, और बुक्स में भी कंफ्यूजन होगा। तो जरा देखो इस डायग्राम को ध्यान से। अब देखो, ये है करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर यानी कि इनपुट हमें मिल रहा है, ठीक है। अब देखो, और यहाँ पर क्या होता है बेटा, पहले मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्शनल एलिमेंट के बारे में बता देता हूँ। ये जो डायरेक्शनल एलिमेंट के बारे में बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पर क्या होता है, एक ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो किसी भी रिले में, ये एक अपर मैग्नेट का हिस्सा है, ये एक लोअर मैग्नेट का हिस्सा है, फिर से ये अपर मैग्नेट का हिस्सा है, ये एक लोअर मैग्नेट का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ नॉन डायरेक्शनल तरफ आ जाओ, इसमें अकेला एक ही पार्ट है, इसलिए आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये एक अपर मैग्नेट है, ये एक लोअर मैग्नेट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाला पार्ट क्या है नॉन डायरेक्शनल एलिमेंट में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ जो अपर अपर मैग्नेट है, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्टेड है, ये प्राइमरी वाइंडिंग, इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर है, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। और जो लोअर मैग्नेट है यहाँ पर, इनकी जो नंबर ऑफ टर्न्स है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। अब हमें बहुत अच्छे से पता है जो टॉर्क होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। क्यों? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट के प्रोपोर्शनलिटी मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, और अगर आपको याद नहीं है तो आप ध्यान रखो। क्योंकि जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है MMF, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स N इनटू I, और जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव होता है, और फाइव मतलब होता है MMF। तो सब चीजें रिलेटेड है। तो टॉर्क को अगर हमें बढ़ाना है या टॉर्क को हमें घटाना है, तो बाय नंबर ऑफ टर्न्स एंड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स और बाय करंट, वी कैन एडजस्ट द सेटिंग एंड वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द टॉर्क। तो अब हम कभी भी नंबर ऑफ टर्न्स को कभी भी वहां पे जाकर तो बढ़ा नहीं सकते हाथ से। तो हमारे पास इस तरीके से पिंस रहती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये इसको कहते हैं पिन प्लग अरेंजमेंट, इसको टैपिंग अरेंजमेंट भी बोलते हैं। जैसे ये 7 पिन यहाँ पे आपको दिख रही हैं, वैसे ये 7 वाइंडिंग की टैपिंग भी है। अब हम 7 को 7 से कनेक्ट करके, या 2 को 2 से, या 3 को 3 के, या 4 को 4 को
से कनेक्ट करके ये मतलब इस प्लंजर को शिफ्ट करते जाएंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ करंट को वेरी कर सकते हैं। दैट्स इट, बस इतनी सी इसमें बात है। और ऐसी शिफ्टिंग हम क्यों कर रहे हैं, ये जो पूरा प्लग सेटअप, प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई टाइप से ये पूरा ये जो रजिस्टिव सेटिंग है, ये क्या सेटिंग है, ये शिफ्ट होगा जैसे जैसे वैसे वैसे नंबर ऑफ टर्न शिफ्ट होंगी। नंबर ऑफ टर्न शिफ्ट होने से करंट चेंज होता है, और करंट चेंज होने के कारण क्या होगा, करंट चेंज के होने के कारण क्या होगा बताइए, करंट चेंज चाहे वो फर्स्ट डायरेक्शन हो, कोई भी डायरेक्शन में अगर करंट अल्टीमेटली चेंज होगा तो यहाँ पर दो जो, अब इसका प्रिंसिपल भी बता देता हूँ। अल्टीमेटली हम जाना कहाँ चाहते हैं वो एक बार और सुन लीजिए, क्लियर करते मैंने नॉलेज। देखो बेटा, अपर मैग्नेट ये रहा, लोअर मैग्नेट ये रहा, और ये जो दो पॉइंट दिख रहे हैं तुमको, ये वाला और ये वाला, ये देखो ये वाला और ये वाला पॉइंट, ये है ये दोनों पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है ना, एक बड़ी ट्रांसमिशन लाइन में वो ये दोनों पॉइंट है, ठीक है। और हमारा पर्पस इतना सा है कि ये कांटेक्ट है ना, ये इसको टच हो जाए। अगर ये इसको टच हो गया, इसका मतलब रिले सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये इसको टच कब होगा, ये इनपुट कहां से लेगा, ये इनपुट ले रहा है करंट फ्रॉम दी करंट ट्रांसफार्मर। देखो करंट ट्रांसफार्मर से ले रहा है, और ये पूरा इतना बड़ा अरेंजमेंट अल्टीमेटली ये रिले कॉइल सर्किट है ये वाला, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि ये जो डिस्क लगी है ना आपके सामने, ये डिस्क एल्यूमिनियम डिस्क, ये मूव करेगी। ये मूव क्यों करेगी, क्योंकि दो टाइप के फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे, एक ऊपर अपर मैग्नेट φ1 और एक लोअर मैग्नेट φ2। अगर अपर मैग्नेट φ1 और φ2 में दोनों में अगर फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया तो φ1 और φ2 की वजह से डिस्क रोटेट हो जाएगी, और डिस्क रोटेट हो जाएगी तो ये जो प्लंजर मैंने अभी आपको बताया, ये कॉन्टैक्ट नीचे आ जाएगा। अब φ1 और φ2 क्यों प्रोड्यूस होंगे, जब करंट ट्रांसफार्मर में एक्सेस ऑफ करंट आएगा तो कोई भी डायरेक्शन में करंट आएगा ये ऑपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल टाइप ऑफ रिले, ठीक है। यही चीज बेटा डायरेक्शनल में भी होती है। देखो यही नॉन डायरेक्शनल टाइप रिले है, इसको बस डायरेक्शनल कैसे बना दिया गया वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए क्या किया है कि उसके लिए हमने, आप देखो ऊपर एक ऐसा सेम टू सेम एक ऐसी अरेंजमेंट किया है, बस अब की बार हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यानी यहाँ देखो आप, ये रीडिंग हम दे रहे हैं वोल्टेज ट्रांसफार्मर से, और यहाँ हम रीडिंग दे रहे हैं करंट ट्रांसफार्मर से, ठीक है। अब अगर अपर में वोल्टेज ट्रांसफार्मर से जो करंट आ रहा है मान लेते हैं हम उसको आई वोल्टेज, ठीक है। और ये जो वोल्टेज है ये है वोल्टेज V। तो मैं एक फेजर डायग्राम भी अगर ड्रॉ करूं तो ये है मेरा वोल्टेज V, और एक करंट आ रहा है IV, ये है करंट IV, और ये है मेरा वोल्टेज V। ये रेफरेंस वोल्टेज है, कौन सा वोल्टेज है बेटा, यहाँ का वोल्टेज और इससे जाने वाला करंट। अब जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में मेरा फ्लक्स भी प्रोड्यूस होगा, तो यानी कि यहीं पर मेरा फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया, मान लेता हूं मैं फाई V, ठीक है। अब देखो ये यहाँ एक अलग बात देखने को मिल रही है आपको, टू ट्रिप सर्किट दिख रहा है ना, ये आपको ये टू ट्रिप सर्किट नहीं है, ये टू ट्रिप सर्किट मतलब ये वाला, ये जो दो कॉन्टैक्ट है डायरेक्शनल में, बस में इस डायग्राम को थोड़ा सा कम देखो, इसको नीचे वाले को देखो। जो अपर वाले ये जो 1 और 2 पॉइंट है, ये अगर ऊपर वाली कॉइल में और नीचे वाली कॉइल में फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ तो ये वाला प्लंजर 1 और 2 क्लोज कर देगा, और ये 1 और 2 अगर क्लोज किया तो ये कनेक्टेड है नीचे की इस वाइंडिंग से। कहने का मतलब ये है बेटा कि ये जो नॉन डायरेक्शनल रिले में जो लोअर सर्किट है ना, लोअर मैग्नेटिक वाला ये पार्ट, इसको हमने इसके अंदर भी एक कॉन्टेक्ट अरेंजमेंट जोड़ दिया है, समझ में आ गया। मतलब लोअर, ये जो लोअर मैग्नेट है, लोअर मैग्नेट का पार्ट है, जब ऐसे एक बार फिर से सुनना, नॉन डायरेक्शनल में एक अपर मैग्नेट है एक लोअर मैग्नेट है, तो ये नॉन डायरेक्शनल है। अब अगर नॉन डायरेक्शनल के लोअर मैग्नेट के को लोअर मैग्नेट में घुसने वाला ये जो करंट है ना जो आप देख रहे हो, इसके अंदर से जो सेकेंडरी करंट आ रहा है, अगर इसके अंदर आने वाले करंट में भी मैंने एक सर्किट लगा दिया, और वो सर्किट कैसा है कि जब ये टच होगा तभी नीचे करंट जाएगा,
और अल्टीमेटली जब तक लोअर नॉन डायरेक्शनल एलिमेंट के नीचे वाले पार्ट में करंट नहीं जाएगा तो ये डिस्क रोटेट नहीं करेगी। तो नॉन डायरेक्शनल में इसमें एंट्री ऑफ करंट को मैंने एक पाथ दे दिया है जिसकी वजह से वो डायरेक्शनल बन गया है। डायरेक्शनल बनाने के लिए कुछ मिल नहीं है, नॉन डायरेक्शनल के लोअर मैग्नेट में मैंने एक डायरेक्शनल सर्किट लगा दिया है इस टाइप का। और डायरेक्शनल सर्किट क्या काम करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऊपर का जो वोल्टेज है V है ये वाला, इससे जनरेट होने वाला 5V IV करंट। अब हम एक इस अपर मैग्नेट के द्वारा जो करंट प्रोड्यूस इंडक्शन के कारण लोअर मैग्नेट में आएगा वो I2 करंट पैदा करेगा। तो I2 करंट जो होगा वो हम मान लेते हैं ये I2 रहा और इसके कारण रहेगा ये phi2, जो कि वोल्टेज से लैग कर रहा है। तो फाइनली phi v और phi2 के बीच में एक लैग एक वो डेवलप हो जाएगा और देयर विल बी अ जनरेशन ऑफ फोर्स। तो होपफुली आपको यहाँ ये बात समझ में आ गई है कि कैसे ये वर्क करेगा। थोड़ा सा अब मैं आपको बुक की तरफ ले चलता हूँ जो मैंने अभी तक शेयर शायद नहीं करी है, मैं इसको शेयर करूंगा, इससे आप इसका वर्किंग ऑपरेशन थोड़ा सा पढ़िए। यहाँ पे सी, अब यहाँ बुक में ये जो बुक है इसका पीडीएफ में, इसमें भी आपको देख सकते हैं इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले एक है आपका नॉन डायरेक्शनल रिले, और नॉन डायरेक्शनल रिले का ये आपका सर्किट डायग्राम बना हुआ है। अब जो मैंने जैसा बताया है हिंदी में आप इसको रीड करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। और दूसरा है इंडक्शन टाइप पावर रिले, देखो ये पावर रिले है, ये पावर रिले है, और ये जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल में जो मैंने बताया आपको यहाँ पर ये समझाया गया है। और तीसरा ये ऑपरेशन भी इसका पूरा बताया गया है। और तीसरा है इंडक्शन टाइप ओवर करंट डायरेक्शनल ओवर करंट रिले। तो ये क्या मतलब हो गया, ये देखो ये डायग्राम कुछ ऐसा है, ये डायरेक्शनल एलिमेंट है, मतलब ये जो पार्ट आपको यहाँ पर दिया गया है ये जो पार्ट आपको यहाँ गिवन है ये ऊपर वाला, ये वाला पार्ट हो गया आपका डायरेक्शनल एलिमेंट यानी कि पावर रिले। तो ये वाला जो पार्ट है आपका जो नीचे का ये है आपका नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल को डायरेक्शनल बनाने का मतलब ये है कि जो नॉन डायरेक्शनल में जो नीचे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेट दिख रहा है आपको, इसका कनेक्शन अल्टीमेटली ये 1 2, ये जो 1 2 दिख रही है आपको, जब ये डायरेक्शनल एलिमेंट के 1 2 क्लोज हो जाएंगे तब जाके ये नीचे अल्टीमेटली ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया तो फिर ट्रिप सर्किट चला गया। मतलब हमने लोअर मैग्नेट के जो ये लोअर मैग्नेट में जो जनरेट होने वाला ये जो करंट है हमने इसकी कनेक्शन ऊपर से कर दी है। तो अगर डायरेक्शनल एलिमेंट से करंट पास होगा तभी जाके उसमें जाएगा। आई होप कि ये डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल का कॉन्सेप्ट इसलिए भी जरूरी होता है, इसके एडवांटेज ये होते हैं डायरेक्शनल के लेके कि किसी एक डायरेक्शनल ऑफ फ्लो ऑफ करंट अगर जा रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में करंट ओवर भी हो जाएगा तो जब तक करंट रिवर्स नहीं होता है तब तक ये ऑपरेट नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ पर आपको रीड करना पड़ेगा यहाँ पर। और नेक्स्ट में हम डिस्टेंस रिले की तरफ जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन की तरफ जाएंगे। फिर कुछ और 4 5 टाइप के रिलेस बचे रह गए हैं और यहाँ हमारा ये यूनिट भी कंप्लीट होगा। ओके, मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स।